हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा तक पे। आशा करता हूं आप और आपके परिवार स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे लेखपाल की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। ठीक है, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास। मैथ का पोर्शन इसमें नहीं कराएंगे, केवल 3 सेक्शन कराएंगे जो 25-25 नंबर का आएगा। ठीक है, आ, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे में कौन सा समाज है। ठीक है, तो धीरे धीरे में कौन सा समाज है, तो धीरे धीरे में द्वंद्व समाज, अविभाव समाज, कर्मधारय समाज या द्विगु समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अविभाव समाज। अविभाव समाज जिस समाज का प्रथम पद प्रधान हो, अव भी हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अविभाव समाज कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, एक एक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, धनुबाण में किस तरह का समाज है। तो धनुबाण में तत्पुरुष, बहुविग्रीव, कर्मधारय या द्वंद्व समाज। इसका राइट आंसर रहेगा द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञा अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समाज कहलाता है। जैसे धनु और बाण, राम लक्ष्मण में राम और लक्ष्मण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इनमें शत्रु का प्रवाची कौन सा नहीं है। इसमें शत्रु का प्रवाची कौन सा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अहि। अहि जो है सांप का प्रवाची है, बाकी सब शत्रु का प्रवाची है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कौन सा शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है। ठीक है, कौन सा प्रवाची इंद्र का नहीं है। तो पुरंदर, शक्र, मधवा या गणाधीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गणाधीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक्सप्रेस का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। विध्वंस, निर्माण, तुल्य या प्रकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण। ठीक, अगर हम विध्वंस का बात करते हैं तो विध्वंस में ध्वंस का विलोम निर्माण होगा। ठीक है, निर्माण, ध्वंस का विलोम शब्द निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ये तत्सम नहीं है। कपाट का तद्भव क्या हो जाएगा, कीवाड़। कीटक का कीड़ा, कीटक का क्या हो जाएगा, तद्भव कीड़ा। कुचिका का क्या हो जाएगा, तद्भव कूची। तो ये उसने पूछा तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कूची। कुम्हार का क्या हो जाएगा, कुम्हार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, लवण। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, लवण का तद्भव क्या है। तो लवण का तद्भव क्या है, नोन, नमक, लवंग या क्षार। इसका राइट आंसर हो जाएगा नोन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है। दो या दो से अधिक समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संधि। ठीक है, इसे हम कहते हैं संधि। स्वर क्या होता है, तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिंद बाध के होता है। व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। संहार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, सम धन आर। सम धन आर। ठीक है, 11वां की बात करते हैं हम। 11वां क्वेश्चन की बात करते हैं, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए
एक शब्द क्या है जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शब्द क्या है? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अनेतवासी या आश्रमवासी। जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए उसका सही आंसर हो जाएगा अनंतवासी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जो उच्च कुल में पैदा होते हैं वो क्या करते हैं? धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ या कुली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अंधे के हाथ बटे लगना कहावत का क्या अर्थ है? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, या किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाता है, या भाग से कोई वस्तु मिल जाता है, या बिना परिश्रम के सफलता मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है विधि आना, बेफिक्र होना, शक्तिहीन होना या मालदार होना। तो गांठ का मुहावरे का अभिप्राय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे कि दीपक है तो गांठ का पूरा पूरा किंतु है, बिल्कुल फुद्दू है। ठीक है, जैसे दीपक है तो गांठ का पूरा है, किंतु वह क्या है? बिल्कुल वह फुद्दू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदार। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। वह कितना घृणित घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित दृश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छी, कितना घृणित दृश्य है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सदनुक्रम में सही वाक्य है वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, या था वह गरीब आदमी, या था गरीब वह आदमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह आदमी गरीब था। उसको शब्दानुसार में वाक्य सही वाक्य करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आदमी क्या है? गरीब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की। इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? बचपन, वायु, समुद्र या कंबल। तो बचपन में हम खेलते थे, पुल्लिंग हो जाएगा। समुद्र में पानी पानी होता है। कंबल हम ओढ़ते हैं। वायु चलती है, यानी हवा चलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। गौ शब्द का वचन पहचानिए। सदा बहुवचन, एक वचन, या सदा एक वचन, या बहुवचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौ शब्द का जिसका आशय क्या होता है? गाय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वचन। ठीक है, गाय है। इसका बहुवचन रूप में क्या हो जाएगा? गौवे। का बहुवचन क्या हो जाएगा? गौवे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19वां, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारक। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कारक। कारक लिंग, वचन या पक्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां। 20वां की हम बात करते हैं। 20वां में क्या करना है कि 20वां में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा सही है? तो ए, बी, सी या डी, इसको हमको शुद्ध पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंत या छेदी। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है?
ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शनी। देखिए प्रदर्शनी ऐसे लिखा था, प्रदर्शनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सूर्य, योगी, श्वेत या अमृत? इसका राइट आंसर, जबकि सूर्य, योगी और श्वेत हंस का पर्याप्त है और हंस की जगह अमृत शब्द नहीं है। ठीक है। तो इसमें हिंदी में जो है कि गद्यांश आएगा, जो गद्यांश में अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। इसमें ये 22 पे क्वेश्चन हैं हिंदी के अभी तो, लेकिन जो 3-4 मार्क्स का जो आएगा वो जो मैं अलग से उसका वीडियो बनाकर दे दूंगा गद्यांश के लिए। ठीक है, हिंदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनेज कर ले। हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल का खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा सभ्यता के एक लोथल का खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, एस आर राव या आर एस वशिष्ठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस आर राव। हड़प्पा सभ्यता के तहत आने वाले लोथल की स्टाइल की खुदाई 1955 से लेकर 19 मई 1962 के मध्य में हुई थी। तो यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगौला नामक ग्राम के समीप स्थित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ऐसा राव की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकाल की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो किस, जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु हुई थी पुस्तकाल की सीढ़ियों पर से गिरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? जो चंद्रशेखर आजाद थे एक मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे? तो मेरठ, इलाहाबाद, आगरा या कानपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में 27 फरवरी 1931 को वो मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, चौवन की हम बात करते हैं। चौवन क्या कहता है? निम्नलिखित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का पत्रिका के संस्थापक का नाम बताना है आपको। एनी बेसेंट थे या अरविंद घोष थे या जवाहरलाल नेहरू थे या मोतीलाल नेहरू थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित किया, लेकिन अंग्रेजों के दमन का कारण 2 साल बाद इसे बंद करना पड़ गया था। ठीक है, 1919 में 9 फरवरी को किया गया था, लेकिन इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया था, लेकिन अंग्रेजों के दमन के कारण 2 साल बाद इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार घोषणा की है? स्टैनली बालबर्डिन या नेविल चैम्बरलेन? ऑप्शन नंबर सी, सर विंस्टन चर्चिल या जेम्स रेम्स मार्गडेंस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1932 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड जीता था, जिसको कम्युनिकल अवार्ड की घोषणा की गई थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स रेमेस मैकडोनाल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 56 कहता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर या टिहरी या भाखड़ा नंगल या रिहन? तो टिहरी बांध होगा। सबको पता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का कितना है, तो विश्व का ये 8वां सबसे ऊंचा बांध है, जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 57वां। 31वां। जजिला, जो जिला दर्रा किससे जोड़ता है? तो जो जीरा जिला किससे जोड़ता है, तो जो जीरा जिला जोड़ता है कश्मीर और तिब्बत से, कि नेपाल और तिब्बत से, कि लेह और कारगिल से, कि लेह और श्रीनगर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो लेह और श्रीनगर से जोड़ता है। जो जीरा दल्ला लेह और श्रीनगर से जोड़ता है, यह जम्मू कश्मीर में क्या है, स्थित है। जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह हिमालय के पश्चिम क्षेत्र में है, स्थित है। जो नेशनल हाईवे पर बना है, जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, और 58वां की बात करते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? तो भारत के पश्चिम दिशा पे नहीं बहती है। नर्मदा, साबरमती, लूनी या कृष्णा? नर्मदा, नर्मदा तो बहती है, साबरमती भी बहती है, लूनी भी बहती है, कृष्णा नहीं बहती है। कृष्णा कहाँ बहती है, तो कृष्णा बहती है आपकी पश्चिमी घाट के महालेश्वर पर्वत से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी, तो इसकी लंबाई 1401 है। इसकी लंबाई कितनी है, 1401 है। ठीक है, और जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। भारत की किन 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है? बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? भारत के किन 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत जो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है? बताइए ये कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज है, कि ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु है, कि ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु है, या झेलम, यमुना और सतलज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। जो तीनों क्या है नदियों का स्तर हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। क्वेश्चन नंबर 60वां। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? विश्व में 5वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील है, अर्जेंटीना है, भारत है, या ऑस्ट्रेलिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले पे होता है रूस है, उसके बाद कौन सा है, कनाडा है, उसके बाद कौन सा है, चीन है, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, फिर कितने 5वें स्थान पे कौन आ जाता है, ब्राजील आ जाता है क्षेत्रफल पे। सबसे पहले कौन सा है, रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद क्या आता है 5वें नंबर पे ब्राजील, क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। 61 की बात करते हैं हम। भारत का संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन है 29 अक्टूबर 1949 में, 22 दिसंबर 1949 में, या 26 नवंबर 1949 में, या 3 जनवरी 1949 में। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 में। तो 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए 4वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी
8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 5वीं सूची। संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जातियों के जनजातियों को प्रशासन तथा नियंत्रण प्रावधान करती है, जबकि 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातियों के संबंध में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। तो इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन ए घटी हुई CRR और SLR यानी कैश रेशियो रिजर्व और सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, और ऑप्शन बी है ब्याज दर का विनियम, या ऑप्शन सी है नई पीढ़ी का बैंक, या ऑप्शन डी है वर्धित SLR। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सब बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों में से है, क्योंकि ब्याज का दर है, ठीक है, नई पीढ़ी का भी बैंक है, घटी हुई CRR और SLR भी है, लेकिन वर्धित SLR नहीं है, वर्धित SLR नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। 64, केंद्र सरकार विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाएं पर व्यय केंद्र सरकार विकास व्यय में शामिल नहीं है। ठीक है, तो रक्षा ऑप्शन नंबर हो जाए, क्योंकि रक्षा व्यय केंद्र सरकार का विकास व्यय नहीं है, यह रक्षा विभाग के द्वारा खर्च किया जाता है, जबकि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा का व्यय राज्यों के अनुदान तथा अन्य सेवाओं पर व्यय केंद्र सरकार के विकास में व्यय किया जाता है। ये जो होता है रक्षा व्यय, केवल रक्षा विभाग के द्वारा खर्च किया जाता है, अब बाकी सब केंद्र सरकार के विकास व्यय में सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है? बताइए, वाट, वोल्ट, कैंडेला या एम्पियर? तो वाट तो शक्ति का है, और वोल्ट जो है विद्युत विद्युत विभव का है, और कैंडेला जो है कैंडेला का ज्योति तीव्रता का है, और बिजली का क्या है? बिजली का एम्पियर का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 का देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर क्या होता है? लोहे का भार क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यह लोहे पर फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ता है, जो लोहे के भार को बढ़ जाता है, यानी फेरिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? Fe2O3। Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्थित नहीं है? पीयूष ग्रंथि से स्थित नहीं है। सेक्रेटिन, प्लेक्टिन, ऑक्सीटिन, वैसोप्रेसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो गोलकृमि, एड्स, मलेरिया या कुष्ठ रोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीवाणु जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग, इसमें त्वचा पर सफेद धब्बे, उंगलियां का विवरण, फोड़े व फुंसी के लक्षण होते हैं। इसके उपचार हेतु एंटीसेप्टिक एक साबुन आती है, उसको हम लोग स्नान के टाइम में लगाते हैं, तो उसको कुष्ठ रोग कहते हैं। और ऑप्शन 16, विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है? हैजा के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, या पित्त ज्वर के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विडाल परीक्षण, जो किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए एक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70,
70 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर के चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? उत्तर प्रदेश का एक शहर है, चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में भी कहा जाता है उसे। आगरा है, कानपुर है, इटावा है या सीतापुर। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसको जिसको हम लोग पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, चर्मोद्योग की राजधानी भी कहते हैं। और ये मैच दो बस। क्वेश्चन नंबर 71। सूची एक को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। पशु मेला, ध्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला या माघ मेला। तो पशु मेला, पशु मेला, पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है आपका बटुकेश्वर में। ये बटुकेश्वर में लगता है। ठीक है। माघ मेला कहाँ लगता है, जिसको हम लोग कुंभ मेला या वह कुंभ मेला भी कहते हैं, तो ये लगता है आपका इलाहाबाद में। और ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका वाराणसी में। गोविंद मेला कहाँ लगता है? गोविंद साहब मेला लगता है अंबेडकर नगर में। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ए का पशु मेला कहाँ लगेगा? बटेश्वर में। ध्रुपद मेला कहाँ लगेगा? ध्रुपद मेला लगेगा वाराणसी में। और गोविंद साहब मेला कहाँ लगेगा? तो गोविंद साहब मेला लगेगा आपका अंबेडकर नगर है। माघ मेला जो है आपका प्रसिद्ध मेला है, वो कहाँ लगेगा? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और एक बहुत फेमस है नौचंडी मेला, जो काफ़ी भी चर्चित रहता है, वो भी वो पड़ता है मेरठ में। कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 72। सितंबर 2021 में किसके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया है? नितिन गडकरी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा या स्मृति ईरानी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल के द्वारा, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, जो पीयूष गोयल जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, जिसका ऑप्शन नीचे है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। वर्ष 2021 में 26 सितंबर के मध्य वाणिज्य मंत्रालय के दौरान कौन सा सप्ताह मनाया गया था? तो वर्ष 2021 में 26 सितंबर को एक मध्य वाणिज्य मंत्रालय का एक सप्ताह मनाया गया था। तो कौन सा मनाया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जल ही जीवन वाणिज्य सप्ताह, पुस्तक मेला या पानी का सप्ताह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वार्षिक सप्ताह। ठीक है, 74। 74 की बात करते हैं। 74 की, सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा कितना प्रतिशत तक बढ़ाया है? 40%, 15%, 10% या 30%। तो रक्षा मंत्रालय ने मानसिक या शारीरिक क्षमता पीड़ित बच्चों को भाई बहनों या पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मापदंड बढ़ाने का फैसला किया है। तो कितने प्रतिशत फैसला किया है भाई? तो इन्होंने फैसला किया है 10%। ठीक है, 75 की बात करते हैं हम। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है? एल्डर लाइन, शॉर्ट लाइन, यंगर लाइन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डर लाइन। एल्डर लाइन नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू किया है। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में। ठीक है, ऑप्शन 76वां प्रश्न की बात करते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, कि जगजीवन राम ने कहा है, कि सिकंदर भक्त ने, कि लाल बहादुर शास्त्री ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में कहा था।
प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती किंतु कृषि नहीं। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में कहा था। 77 की बात करते हैं हम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1 मई 2016 को, 1 मई 2017 को, 1 अप्रैल 2016 को, या 15 अगस्त 2017 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई 2016 को। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अगर 2 यानी 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? तो 2021 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? महोबा से हुई थी। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये तो पूछा है किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो 1 मई 2016 को। अगर 2.0 पूछता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब हुई थी, तो वो हुई थी आपका 2021 में हुई थी। ठीक है, 2021 शुरुआत हुई थी, महोबा से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 12, 30, 45 या 25? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। कितना होता है भाई? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारत में कुल कितने गांव हैं? भारत में कुल कितने गांव हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60,40,930। उत्तर प्रदेश के का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए है, या पीला खरबूजा के लिए, मलिहाबाद बिरयानी के लिए, या सूती चिकन के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दशहरी आम के लिए, जो उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद शहर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? आजमगढ़, देवरिया, सुल्तानपुर या जौनपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की अनुपात 912 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो दोनों का औसत लगभग सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभधारी के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी की धनराशि कितनी है? ए, बी, सी, डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों को एवं आवश्यकताओं को देखते हुए भूभागीय योजना का निर्माण एवं विस्तार का स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, अवधी या ब्रज भाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का कार्यक्रम। ठीक है, तो इसका योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका योजना का शुभारंभ किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो 2 फरवरी 2016 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में से किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका कौन किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कृषि खेत के मापन का सर्वोत्तम विधि क्या होगी? जरीब द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, थियोलोलाइट द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरीब के द्वारा। एक कृषि खेत के मापन हेतु जरीब का प्रयोग किया जाता है। यह जरीब 55 गज का होता है। एक जरीब के वर्ग के एक विधा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायत राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चिमन माई मेहता या जीवराज मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, जो क्या थे, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? पंचायती राज जब लागू किया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। 87वां पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप से संगठित किया गया है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारियों के द्वारा या भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज को डैश के अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। तो 73वें भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज के संबंध में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों में से अधिक अंग है। तो ये तो सही है। 73वें संशोधन 15 अगस्त 1993 में हुआ था। तो ये 15 अगस्त 1993 में तो हुआ नहीं था। ये कब हुआ था? संशोधन कब हुआ था? 24 अप्रैल को हुआ था। 24 अप्रैल 1993 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऋण मूल लोकतंत्र से संबंधित है? लोकपाल, पंचायती राज पद्धति, अंतर राज्य परिषद, क्षेत्रीय राजनीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज पद्धति। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज पद्धति। यह सब भाग कौन सा है संविधान के? तो भाग नंबर 9 में अनुच्छेद के तहत 243 से 243 वर्ग तक है पंचायती राज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, या सभी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग का संविधान से कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय क्या है? संघ सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची में है, या संमति सूची है, या किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संमति सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है। गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है। ऑप्शन है ओपेक 2, नोरिन 10, डीजीओनेजिन, ओपेक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गेहूं में बोनेपन के लिए क्या जीन है? तो नोरिन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो कृषि आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1951 में, 56 में, 65 में, या 1971 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 में। क्या किया गया था? भारत में कृषि मूल्य आयोग का स्थापित किया गया था 1965 में।
94 की बात करते हैं। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम से, दुर्गत आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से या स्वच्छ जल आपूर्ति से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन जो फ्लड है योजना दुर्गत से हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गत आपूर्ति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अरहर, या उसको हम तुर की भी कहते हैं, तुर की दाल, चना, मक्का या धान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? खरीफ की फसल नहीं है, बाकी सब क्या है? खरीफ की फसल है। ध्यान दें, सूची एक को सूची सेकंड में संचित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही चुनिए। तो सर्व शिक्षा अभियान कब हुआ था? तो 2011 में, 2001 में हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, यानी ये। ठीक है, साक्षर भारत मिशन कब हुआ था? साक्षर भारत मिशन कब हुआ था? 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑप्शन वो हुआ था 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब हुआ था? 1988 में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3412, 3412 यानी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संगम योजना का उद्देश्य है। संगम योजना का क्या उद्देश्य है? शुद्ध पीने का पानी की व्यवस्था है, नदियों की सफाई की व्यवस्था है, सांप्रदायिक सद्भाव में बढ़ोतरी है या विकलांगों की सहायता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगम योजना का क्या उद्देश्य है? तो संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता का। ठीक है, ये कब हुआ था? 15 अगस्त 1996 में सरकार ने विकलांगों के कल्याण के लिए जिन समाज कल्याण की योजना की घोषणा की थी उसे क्या कहते हैं? संगम योजना का उद्देश्य कहते हैं। तो ये हुआ था 15 अगस्त 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। तो 25 सितंबर 2014 को क्या प्रारंभ की गई थी? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण से के लिए, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से गरीबी उन्मूलन के लिए, या डी ग्रामीण विधि व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए। ठीक है, जो कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को हुआ। 99 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2014 को, यानी 28 जनवरी 2014 को हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो कब हुआ था? 1 जुलाई सन 2001 में हुआ था। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 1 के। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी दी गई हुई वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो अभी तक से चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक शेयर और नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ